आज पूर्व दिन है और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी बहनें माताएं बड़ी संख्या में यहाँ बैठी हैं। विशेष तौर पर मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा के अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में अथवा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई योजनाएं जो हमने शिलान्यास की, उनका उद्घाटन किया। ये भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अत्तोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है। पिछले दिनों में जन संवाद के कार्यक्रम हुए और बाद में विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये यात्रा शुरू हुई। देश भर के गांव में, शहरों में, अरवाड़ में, सब जगह पहुंची। हरियाणा में भी लगभग 6,500 कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों में भी बहुत सी मांग, बहुत सी डिमांड्स ये आई हैं। उनको सबको हमने संकल्पित कर लिया, संकल्पबद्ध कर लिया है। हजारों की संख्या में बहु योजनाएं भी हैं। गांव की गली से लेकर के और नेशनल हाईवे तक बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी उसमें हैं। उन सब पर भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। आचार संहिता लागू होने वाली है, तो आचार संहिता से पूर्व की जितनी हमारी तैयारी थी, उनका तो आज शिलान्यास, उद्घाटन सब कर दिया है। लेकिन 3 महीने, लगभग 2.5 महीने अब लोकसभा के चुनाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर भाव के कारण से आचार संहिता लागू हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, मई अंत में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में फिर से एक कार्यक्रम इसी प्रकार का किया जाएगा। फिर से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संयोग से जब कोविड का वर्ष आया था, उस कोविड के वर्ष ने हमको, हर एक जो संकट होता है वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आता है। हर चुनौती के सामने कोई एक अवसर उपलब्ध होता है। तो उस चुनौती में एक अवसर आया कि बहुत चीजें ऑनलाइन, वर्चुअल, इस मोड पर हमने करनी शुरू की थी। इससे पहले भी 8 कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर कर चुके हैं उद्घाटन शिलान्यास के। आज ये 9वां कार्यक्रम है। 2020, 21, 22, 23 लगातार किए। और उन सब कार्यक्रमों की भी अगर मैं कुल आंकड़ा बताता हूं तो 1612 प्रोजेक्ट इससे पहले हो चुके हैं, जिस पर 17,203 करोड़ रुपए का खर्च पहले आया है। आज ये 9वां कार्यक्रम है। तो जब इस प्रकार की गति बनती है, उस गति के कारण से विकास होता है। विकास की दर आंकी जाती है। पिछले 10 वर्षों का केंद्र सरकार में, यानी पूरे भारतवर्ष का जो विकास दर का आंकड़ा है, वो पहले की सरकारों के समय से ज्यादा अच्छा, बढ़िया है। पहले 5%, 5.5% होता था, अब 6.7 विकास दर चल रही है पूरे देश की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
कि देश भर की विकास दर तो 6.7% है, हरियाणा की विकास दर 8% है। हरियाणा का विकास बहुत एक, जिसको कहना चाहिए कि हमारी अच्छी गति, एक प्रसन्नता देने वाली गति हरियाणा की चल रही है। हम और प्रदेशों को भी देखते हैं, पास पड़ोस के चारों तरफ के जो प्रदेश हैं, उन सब में हमको बहुत बड़े लाभ हमारी लोकेशनल एडवांटेज के भी हैं कि अब ऐसा एरिया है, क्षेत्र है, दिल्ली के 3 तरफ हम हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं वो भी दिल्ली जब उतरते हैं तो सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं। क्योंकि अगर मैं एक वाक्य बोल के हमेशा बताता हूं, आज भी बता रहा हूं, कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के ऊपर जब उतरते हैं तो उनको जब ध्यान में आता है सारा ज्योग्राफी, तो हरियाणा दिल्ली से भी ज्यादा नजदीक उनको महसूस होता है, तो इसलिए वो हरियाणा में पहले आते हैं। गुड़गांव में पहले पहुंचते हैं, दिल्ली बाद में पहुंचते हैं। 15 मिनट में गुड़गांव में पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी मध्य में पहुंचने के लिए भी उनको डेढ़ घंटा लगता है। तो बहुत बड़ी प्रगति हमारी उन शहरों की हो रही है दिल्ली एनसीआर एरिया में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे झज्जर जिला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, रोहतक हो, रेवाड़ी हो। और उसी के बराबर अब पंचकुला, जैसे हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि पंचकुला जिला की प्रगति उसी स्पीड से, उसी पेस से हो रही है। क्योंकि यहां भी हमारा जो एयरपोर्ट चंडीगढ़ का है वो साझा एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, सब मिलाकर, लेकिन फिर भी उसका लाभ हमको भी बराबर उतना ही है। उसके कारण से पंचकुला की प्रगति भी हो रही है। और एक भविष्य की नई बात आज ही, वैसे तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब जो एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में जो बनने जा रहा है, उसके कारण से हिसार और उसके आसपास के जिले, फिर उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, इन जिलों को भी उसी प्रकार की प्रगति के रास्ते देखेंगे जैसे दिल्ली के आसपास और चंडीगढ़ के आसपास दिख रहे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है, छोटा प्रदेश है। तो छोटे प्रदेश में इस प्रकार के एयरपोर्ट एक साथ साथ 8-8 जिलों को भी अगर तीनों एयरपोर्ट कवर करते हैं तो पूरे हरियाणा की प्रगति एक समान है। प्रगति का ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल की नहीं होंगी, लेकिन जिस प्रकार के काम उस समय होते थे, एक रीजनल लेवल पर काम करके और अपने आप को तीसरी मान लेते थे, लेकिन हमने 2014 में आते ही कहा था हरियाणा का एक समान विकास, ये हमारा मोटो रहेगा, ये हमारा ध्येय रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ये हम नहीं आने देंगे। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस प्रगति के कारण से समाज में खुशहाली ये भी लगातार देखने को मिल रही है। हम हरियाणा में बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों को हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसको पहचान देता है, मोहर लगाता है। बहुत से प्रदेश उन योजनाओं को अपने प्रदेशों में लागू करने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से हो या हमारे विकास की दृष्टि से हो या समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो आर्थिक जगत को जानने वाले लोग हैं, इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, पढ़ते हैं, हमने अभी विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से जाना जाता है कि किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हमने जितने हमारे फिस्कल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग ने उनका आकलन किया हो, चाहे नीति आयोग ने किया हो, चाहे रिजर्व बैंक के नाते से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हो, सब में हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारा जो ऋण की सीमा है, जिसको डेफिसिट कहते हैं, या ऋण की सीमा के नाते से जो हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत पैरामीटर पहले तो 25% होता था, वो 30% के आसपास को यानी रखा गया है केंद्र की ओर से। हम उससे नीचे हैं,
26%, 27% पर है। और हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब प्रदेश, अभी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मुझे आंकड़े हमारे वित्त सचिव बता रहे थे कि वहां 47-48% डेफिसिट हो गया उनका, उनके जीएसडीपी का 47% कर्ज हो गया। तो कहां 26%, कहां 47%। अगर सामान्य भाषा में मुझे बोलना हो ना आम आदमी को समझाने के लिए, आज जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिस भी व्यापारी की, जिस भी उद्योगपति की, उसको देश में, प्रदेश में जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं वो ऋण देने के लिए दौड़ दौड़ के आती हैं, हमारा ऋण ले लो, ऋण ले लो, ऋण ले लो। और जब इसकी तरफ ज्यादा लोग दौड़ते हैं तो लेने वाला अपनी शर्तों पर लेता है। हम कहते हैं हम ले लेंगे, लेकिन हमारा ब्याज की जो दर है वो 7.5% रहेगी, 7.7% रहेगी, 7.8% रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है आप ले लो। लेकिन जिस प्रदेश की हालत ठीक नहीं होती वो कहते हैं हम आपको देने के लिए नहीं आएंगे। लेने वाला दौड़ के जाता है, जब वहां पहुंचता है वो कहते हैं भैया आपसे तो हम 10.5% लेंगे। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं नहीं, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है। हमारी सहानुभूति उनसे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ हम एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं। अभी पिछले दिनों में जो किसानों के सारे विषय पर चर्चा जो चली, कुछ लोग मिलने आते हैं, पंजाब के लोग मिलने आते हैं। हमने कहा देखिए जो कृषि है ये प्रदेश का विषय है। प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। प्रदेश के नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख तक 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है 2047 तक चलने वाला है, उसी समय कोई भी सड़क मांगे उनका ठीक है, यदि लगभग 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के अंदर बनाई गई है। अभी 2 दिन बाद 11 तारीख को द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली का प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। 7,000 करोड़ रुपए का वो एक ही मार्ग है, 7,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, रेलवे लाइन के नाते, जो रोहतक महम-हांसी रेलवे लाइन वर्षों से लटकी थी उसका भी उद्घाटन हो गया, वहां ट्रेन चल पड़ी है, शुरू हो गई है। अभी करनाल से लेकर के यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन का डीपीआर बन चुका है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन ये चालू हो चुकी है। एलिवेटेड रेलवे लाइन, इसका भी हमने देश में पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन रोहतक के अंदर बनी है। आज सारे देश के लोग जो कंजेस्टेड शहर हैं वो कहते हैं ये अच्छा है, सड़कें नीचे से रेलवे लाइन ऊपर से।
इस प्रकार का ये प्रयोग, सफल प्रयोग हमारा शुरू हुआ है। मेट्रोस का भी बहुत काम हुआ है और बहुत जल्दी अभी ट्राई सिटी का एक प्रोजेक्ट बना है। पंचकुला को भी मेट्रो के दर्शन जल्दी होंगे। मेडिकल कॉलेजेस की कड़ी में एक एम्स ये भी हमको मिला जो रेवाड़ी के अंदर, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी शिलान्यास किया है। एग्रीकल्चर के भी बड़े प्रोजेक्ट ये भी हमने लगाए हैं। गन्नौर की मंडी लगभग 4000 करोड़ रुपए लगा करके, 7000 करोड़ रुपए लगा करके गन्नौर की मंडी, ये न केवल भारत की बल्कि ये कह सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनने वाली है, सबसे बड़ी मंडी। केंद्र सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स ये शुरू हुए हैं। हॉस्पिटल्स में हर जिले में 200 बेड का एक हॉस्पिटल, इसकी घोषणा हो चुकी है। कई जिलों के हॉस्पिटल के विस्तार की योजना बन चुकी है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी मरीज को अपने ही जिले में पूरा इलाज मिले। हर एक जिले में जो भी आधुनिक मशीनें हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो सब होने चाहिए ताकि जो आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत लोगों को हमने कवर किया है, अभी योजना में कवर थे 1,80,000 रुपए तक लोग, बाद में हमने कवर किए 3 लाख रुपए की श्रेणी तक के लोग, अब 3 लाख से 6 लाख भी और 6 लाख से ऊपर सभी प्रीमियम देकर के सबको कवर कर दिया। कोई भी परिवार का व्यक्ति जिनकी 6 लाख से ऊपर आमदन है, मात्र 5,000 रुपया जमा कराने से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन सब का हो जाएगा, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डिमांड थी सबकी। अब इतनी बड़ी संख्या में जब इलाज के लिए लोग इंश्योरेंस के माध्यम से कराना चाहेंगे तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी सरकारी अस्पतालों में हम देंगे ताकि सबसे पहले उसको अवसर सरकारी अस्पताल में दे सके। अच्छे डॉक्टर, अच्छी सुविधाएं। वहां कोई काम, कोई सुविधा नहीं होगी, कोई पैकेज वहां की बजाय बाहर का होगा तो प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जाने की उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता उसको नहीं रहेगी। इस प्रकार से उद्योग में, पूरे हरियाणा में उद्योग और रोजगार लोगों को मिले। स्कीम एक ब्लॉक एक उत्पाद, जिस स्कीम का नाम है पद्मा स्कीम। तो पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 40 क्लस्टर 6000 एकड़ में ऐसे बनाए जा चुके हैं और ये 143 क्लस्टर कुल मिला के बनेंगे, जिसके अंदर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ब्लॉक में और लोगों को जो है सुविधा मिल सके, काम मिल सके। बिजली की अभूतपूर्व प्रगति हरियाणा में हुई है। हमारे यहाँ 5,900 गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है। 5,900 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ आज कोई डिमांड नहीं आती, वरना तो बिजली को लेकर के कितना संकट, कितने आंदोलन होते थे। पानी को लेकर मटके तोड़े जाते थे, बिजली नहीं आ रही, रास्ते रोके जाते थे। बिजली के लाइन लॉसेस ये हमने कम किए। आज हमारी बिजली की दोनों कंपनियां A+ रेटिंग में आ गई है। हाईएस्ट रेटिंग है देश की A+। तो दोनों बिजली की कंपनियां हाईएस्ट रेटिंग में, क्योंकि लाइन लॉस बहुत कम हुए। 34-35% से अब हम जस्ट 11%, 2 डिजिट से 1 डिजिट में कब आ जाएंगे हमको अगले दिन सुबह ही पता लगेगा कि अब 10 से कम आ गए हैं। और 10 के कम का मतलब ये है कि एफिशिएंसी जो बिजली की हाईएस्ट एफिशिएंसी ये मानी जाती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हम कर रहे हैं। हमने व्यक्ति के जीवन को सुखी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, हर गरीब व्यक्ति जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसको उसके घर में जरूरत की यानी उसकी आवश्यकता पूर्ति हो। सरकार की सारी योजनाएं, सेवाएं हर व्यक्ति उसको मांगने से नहीं, बल्कि आवश्यकता हम देखेंगे, आवश्यकता उसको घर जाके देंगे। इसके हमने जो परिवार पहचान पत्र एक विषय जो चालू किया है, इसकी भी बहुत बड़ी सराहना भी हो रही है और बहुत लोग इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए भी हर प्रदेश में उन्होंने शुरू किया है। इसी में से आदमी की आय कितनी है जानकारी मिलती है। ये ठीक है कि गरीब परिवार को सरकारी सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए, एक सिद्धांत है। सुविधाएं लेने के लिए अब कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमारी जितनी इनकम है उसको कम दिखा दो,
शिकायतें करेंगे, दौड़ के आएंगे, मेरी एक क्लास 80,000 से ऊपर लिख रखी है, कम करो ताकि मुझे राशन मिल जाए। कुछ लोग करवा भी लेते होंगे।